आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर गुलाब राय की एक प्रमुख रचना है हाथ जारी के चले जुआरी का पठन देखेंगे। हाथ जारी के चले जुआरी, तो उसका पठन करेंगे। तो आइए उसका पठन शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सूती ले ही, किंतु मैं जानबूझकर कुछ नहीं भूलना चाहता हूँ। उपकारों को भूल जाना तो कृतज्ञता है। उपकारों को भी मैं भूलता नहीं, किंतु क्षमा अवश्य कर देता हूँ। भूल जाओ और क्षमा करो की उक्ति उन कमजोर लोगों की है जो सहज में क्षमा नहीं कर सकते। वैसे तो शास्त्रकारों की आज्ञा है कि अपने ठगे जाने और अपमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, किंतु मैं कलाकार, कला का पारखी अवश्य हूँ। इस नाते कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मैं कई बार ठगा गया हूँ, किंतु एक बार के ठगे जाने की बात को ठग कलात्मक एवं मनोवैज्ञानिक के कारण भूल नहीं कह सकते, और उसी कारण उसका प्रकाशन करना मैं नीति विरुद्ध नहीं समझता, वरन उसका प्रकाशन न करना कलाकार के प्रति अन्याय कहूँगा। मैं अपने को बहुत विद्वान नहीं समझता, तो वो मूर्ख भी नहीं मानता। इसलिए कलाकार की कला का महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार की घटना दूसरों के साथ भी हो चुकी है, यह मुझे पीछे से मालूम हुआ। शायद अखबारों में भी छपी होगी, किंतु ठगी के शिकार की जबानी न कही गई होगी, वह किसी अन्य पुरुष की सुनी सुनाई बात होगी। अदालतों में सुनी सुनाई बात की गवाही का नाम नहीं होता। यहाँ तो चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, स्वयं भुक्तभोगी हूँ और बकलम खुद लिख रहा हूँ। उन ठगों की कहानी मैंने सुनी थी कि जिन्होंने एक आदमी को यह विश्वास दिलाया कि उनके कंधे पर रखी हुई भेड़ कुत्ता है, और उन्हें उसने भी उसे कुत्ता समझकर स्वयं को भार मुक्त कर दिया था। परंतु मैं उस बात पर सहसा विश्वास नहीं करता था। जब से मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, तब से मुझे विश्वास हो गया है कि दुनिया में अविश्वास करने योग्य कोई बात नहीं। मैंने भूमिका में आपके धैर्य की काफ़ी परीक्षा ले ली। आपकी उत्सुकता जागृत कर उसी बात को न सुनना पाप होगा। यह लंबी भूमिका इसलिए बांधी थी कि जितनी देर अपनी मूर्खता के प्रकाशन से बच जाऊं, उतना ही अच्छा है। मैंने इस मूर्खता को कृपण के धन की भांति सुरक्षित रखा था। कृपण के धन यानी कि जो कंजूस अपने धन को जैसे सुरक्षित रखता है, वैसे ही उन्होंने मूर्खता को कृपण के धन के भांति सुरक्षित रखा था। उसको सुनाने में उतना ही कसक लग रहा है जितना कि लोगों को पैसा देने में। अब सुनिए। शायद सन 43 की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था। लोग कहा करते हैं कि दिल्ली दूर है, किंतु मेरे लिए वह नज़दीक है, क्योंकि मैं खास दिल्ली के दरवाजे पर ही तो रहता हूँ। दिल्ली में कुतुब रोड के पास रेल का एक पुल है। उसके कुछ इधर ही एक अपेक्षाकृत कम चालू निर्जन सा मार्ग है। मैं नए बाजार के पास लाहौरी दरवाजे से आ रहा था कुतुब रोड जाने के लिए, क्योंकि वही बिरला मंदिर के लिए तांगे मिलते हैं। उन दिनों मैं बिरला मंदिर के पास समरू रोड के कट्टारों में ठहरा करता था। पैसे बचाने के लिए तो इतना नहीं, तब लेखक के पास, तब मेरे पास रोजगारी भी नहीं थी। रेजगारी यानी कि रोजगारी। किंतु ट्राम की भीड़ से बचने के लिए मैं पैदल ही चलना पसंद करता हूँ। मैं धीरे धीरे शनैश्चर की गति से जा रहा था। शनैश्चर यानी कि शनि कि लाहौरी गेट के पास एक आदमी मिला, और उसने बड़े निरपेक्ष भाव से कहा, बाबूजी, आपने सुना एक हवाई जहाज टूटकर गिर पड़ा है, आप नहीं जा रहे हैं वहाँ? मैंने भी उपेक्षा भाव से कह दिया, नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है। वह आदमी चला गया। आगे चलकर एक आदमी और मिला। वह कुछ तीव्र गति से जा रहा था और कहता गया, आइए, जहाज देखना हो तो जल्दी आइए। उसके बाद मैंने सुनी अनसुनी कर दी।
जब मैं उसी रास्ते से बिल्कुल निकट आ गया तो एक तीसरा आदमी ने कहा, आप नहीं जा रहे, सब लोग जा रहे हैं। और मुझे उस और तीव्र गति से 5 या 7 आदमी जाते दिखाई दिए। उनको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में कुछ बात है। हवाई जहाज तो मैंने चील की तरह मंडराते हुए बहुत देखे थे, और अब भी देखता हूँ। आगरे में तो अड्डा ही है। हवाई जहाज खड़ा हुआ भी देखा है, किंतु टूटा हुआ हवाई जहाज नहीं देखा था। 60 वर्ष की उम्र तक आदमी बालक ही बना रहता है। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता आती हो तो आती हो। खैर, इन लगातार के औत्सुक वर्धक प्रश्नों ने बाल कौतूहल पर शान चढ़ा दी है। मैंने उससे पूछा, कितनी दूर है? उसने कहा, यही तो कोई 50 कदम पर। मैंने उसके साथ हो लिया। मालूम नहीं कि वह अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान गया था कि मैं दार्शनिक हूँ, परंतु उसने रास्ते में दार्शनिक वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। बाबूजी, कोई नहीं जानता कि पल भर में क्या होने वाला है। मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। बेचारे क्या सोचकर उड़े होंगे। रास्ते वे ही में मारे गए। उनके घर के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, खुदा की कुदरत, क्या 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 का क्या हो गया। मेरी भी गति कुछ तीव्र हो गई थी, उसी के साथ उत्सुकता भी। जब हम लोग राजपथ से कुछ दूर आ गए तो दूसरी ओर से कुछ लोग लौटते से दिखाई दिए। उनसे उन लोगों से उसने उन लोगों से पूछा, जहाज देखा है? उनमें से एक ने कहा, उस जहाज को एक जहाज उड़ा कर ले गया। मेरे साथी ने कहा, इन अंग्रेजों के इंतजाम गजब के हैं। जहाज को गिरते देर न लगी कि उनको उठवा लिया। वे लोग अपने मरे हुए आदमी को भी पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते। खैर, लौट चलिए। मैं भी समय के खराब होने से मन में पछताता था। सा लौटा। इतने में एक और आदमी ताश का तमाशा करता हुआ दिखाई दिया। मेरे साथी ने कहा, आइए जरा देर इसी को देख लीजिए। मैंने कहा कि भाई, ताश का मैं शौकीन नहीं हूँ। वह आदमी साहित्यिक नहीं था, नहीं तो उसे इस संबंध में लिखी इकलौती कविता सुना देता। इसको कविता सुनना भैंस के आगे बीन बजाना होता। बीन का शौकीन तो सांप होता है। खैर, मैं आपको सांप नहीं बनाता हूँ, फिर भी मेरी कविता सुन लीजिए। 2-4 मिनट और मैं अपनी बेवकूफ़ी का उद्घाटन से बच जाऊं तो अच्छा है। हाँ, सुनिए। ताश छुए नहीं हाथन सो, शतरंज में नहीं बुद्धि लगाई। टेनिस गेम सुना ही नहीं, टेनिस गेम सुहाई नहीं। फुटबॉल फुटबॉल पे नहीं लात जमाई। कैरम मर्म न जानहु क्रिकेट, कुंदक देखत देख दुहाई। जीवन के सुख पाए न रंचक, लेखन में निज समय गमाई। उसने कहा, खेल न देखिए तो न सही तो 2-4 रुपए की रेजगारी ही लेते जाइए। दिल्ली में रेजगारी की बड़ी तकलीफ रहती है। उन दिनों रेजगारी का वास्तविक अभाव था। रेजगारी के मोह को मैं संवरण न कर सका। परो अपवावन ठोर में कंचन तजे न कोई। उन दिनों रेजगारी का पा जाना पड़े हुए धन के समान ही था। मैं उधर को मोड़ दिया। देखा तो एक आदमी ताश वाले से 5 रुपये ले रहा था और दूसरा उसे बधाई दे रहा था। भाई, मेरी तकदीर सिकंदर निकली। मेरे साथी ने कहा, बाबूजी को रेजगारी दो। कितने की है? उसने कहा, कुल 3 रुपए की। दूसरा आदमी रेजगारी गिनने लगा। मैंने बटुए से 10 रुपए का नोट निकाला और एक आदमी ने कहा कि 7 रुपए आप भी दाव पर लगा दीजिए। दाव सिर्फ इतना ही था कि एक खास पत्ता जो वह पहले से दिखा देता था, बिछे हुए पत्तों में से उठा लेना। मैंने कहा, नहीं भाई, मैंने आज तक जुआ नहीं खेला।
मेरे साथी ने कहा, यह जुआ नहीं है, यह जुआ नहीं है, अकल का खेल है। फिर उसने ताश वाले से कहा, पत्ते बिछाओ बाबूजी की तरफ से मैं उठाऊंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। उसने पत्ते उठाए पर वह पत्ता नहीं था। 3 की रेजगारी देकर मेरा 10 का नोट हड़प लिया लिया गया। ताश वाले ने बड़े दैन्य भाव से कहा, सवेरे से खो रहा हूँ, अब मेरे मुकद्दर ने भी जोर मारा है। मैं ठगी की उस दुनिया में न्याय किससे करता? मैंने साथी से कहा, तुमने जिम्मेदारी ली थी, मेरे रुपये दो। बाबू साहब, आपकी दाव चूक गया, लेकिन आइए मेरे साथ। अब की बार ऐसी तरकीब बताता हूँ कि 16 आना आपकी बाजी रहेगी। 7 गए 10 दिलवाऊंगा। उसने मुझे एक तरफ ले जाकर जेब से एक पेंसिल निकाली और ताश की पीठ पर एक गुणा का निशान बना दिया। 3 के लाभ का लालच न था, 7 वापस लौटने का जरूर मोह था। मैंने उससे कह दिया, 3 रुपए तेरे है। मुझे जुआरी की मनोवृत्ति आ गई। इस बार उसने कहा, फिर आप मुझे दोष देंगे। पत्ता आप ही उठाइए, पत्ता आप ही उठाइए। पत्ते के हाथ लगने से पूर्व ताश वाले ने बड़ी ईमानदारी के साथ कह दिया, यदि आपके पास रुपए हो तो हाथ लगाइए, नहीं तो किसी दूसरों को उठाने दीजिए। मैं फिर भी न चेता। पत्ता मैंने उठाया। उस पर गुणा का निशान अवश्य था, किंतु वह पत्ता नहीं था। मैं हाथ मलता रह गया। मेरे साथी ने बड़ी निराशा की मुद्रा से धारण कर कहा, बाबूजी, आपने जो खोए सो खोए, मेरे भी 3 खोए। इस बात में किसको दोष देता और किससे फरियाद करता? सत 17 रुपये 17 रुपये खोकर अनुभव मोल लिया। 3 रुपये आगरा के लौटने के लिए काफी थे। मैंने दिल्ली में किसी से यह हाल नहीं कहा। हारे जुआरी की भांति घर लौटा। एक लाभ अवश्य हुआ। कबीर की नीचे की पंक्ति का भाव एक सजीव चित्र के साथ समझ में आ गया। कल इस पंक्ति को पढ़ते ही यह घटना याद आ गई थी कि कहे कबीर, अंत की बारी, हाथ जारी के चले जुआरी। तो ये रचना डॉक्टर गुलाब राय की थी, हाथ जारी के चले जुआरी। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।